नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए आज लोक नारायण जयप्रकाश नारायण सिंह की जयंती है और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को उन्हें श्रद्धांजलि देने जाना था, लेकिन अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और एलडीए ने गेट पर ताला जड़ दिया था, जिसके बाद उसके विरोध में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। इसी बीच अखिलेश यादव जेपीएनआईसी के अंदर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गेट फांद गए, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने गेट पर लगा टीन भी उखाड़कर फेंक दिया। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाज़ा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने अगली खबर लखनऊ से है, जहां मदेगंज के खदरा इलाके में 3 घरों में छापेमारी हुई है और एक घर से एनआईए की टीम बाहर निकल आई है। साथ ही 2 घरों में एनआईए की छापेमारी का दौर अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि मदेगंज के खदर में पीएफआई के खिलाफ हुई छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने एक को हिरासत में लिया है और थाने लेकर पहुंच गई है, जहां पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की टीम लगातार पीएफआई के खिलाफ छापेमारी कर रही है। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके जो सदस्य हैं उनके घरों पर छापेमारी चल रही है, जो कि बीती देर रात से लखनऊ के मदेगंज इलाके के खदरा में पूरी ये छापेमारी चली, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 घरों पर एनआईए की टीम जो स्थानीय पुलिस है उसके सहयोग को लेकर के पूरी तरीके से छापेमारी कर रही थी। मदेगंज थाना देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घंटों चली पूछताछ और छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामदगी हुई है या फिर क्या कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर एनआईए की टीम जो मदेगंज थाना है वहाँ पर लेकर आई है, वहाँ पर पूछताछ भी हो रही है। यहाँ पर आप जिस तरीके से फोर्स की एक्टिविटी देख रहे हैं, उस एक्टिविटी से साफ तौर से आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस तरीके से जो एनआईए की टीम वो यहाँ पर जो छापेमारी करने पहुँची थी और छापेमारी जिस तरह से घंटों चली है उसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो एजेंट हैं उनके घरों पर जो छापेमारी चल रही थी, उस छापेमारी के दौरान जिस तरीके से यूपी के कई ऐसे ज़िले हैं जहां और छापेमारी हुई है, दिल्ली में छापेमारी हुई है, राजस्थान हुई है, बहराइच हुई है, कई स्थानों पर ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। मदेगंज इलाके की बात की जाए, जो राजधानी लखनऊ का इलाका है, वहाँ पर जिस तरीके से छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी के दौरान अभी भी 2 घरों पर पूरी तरह से छापेमारी जारी है, जबकि एक जगह से ये छापेमारी खत्म हो चुकी है। जिसके घर से छापेमारी खत्म हुई है उसका नाम जो अभी तक प्रकाश में आया है कि मास्टर समीम है। फिलहाल अभी इस मामले में किसी तरह की कोई जानकारी एनआईए के द्वारा नहीं दी गई है कि अभी ये छापेमारी कब तक चलेगी या फिर उनके पास से क्या कुछ बरामदगी हुई है और पीएफआई के लिए ये लोग किस तरीके से काम कर रहे थे, पीएफआई जो है फंडिंग उससे का इस्तेमाल ये लोग किस तरीके से अभी तक किया है और आगे कितना इस्तेमाल करने वाले थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। अब खबर गोंडा से है, जहां योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। बताया जा रहा है कि नवरात्रि की महाअष्टमी के मौके पर गोंडा में देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन शक्ति वंदन की तैयारी जोरों पर है, जहां पर सीएम एक साथ 11,000 बेटियों का कन्या पूजन करेंगे, जो सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अब तक का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह होगा, जिसका रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही समारोह में पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित समेत आदिवासी और वनटांगिया समुदाय की बेटियों पर भी फोकस होगा। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को नवदेवी सम्मान और बिना भेदभाव हर तबके की बेटियों का सम्मान भी किया जाएगा। पश्चिमी यूपी में सरकार चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है, जहां अगले 1 हफ्ते में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 बड़े कार्यक्रम तय हो गए हैं। इसके तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा है, जिसके लिए 12 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों, संगठन के बड़े पदाधिकारियों को पार्टी कार्यक्रमों में वेस्ट यूपी में भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद जाएंगे, जहां सीएम रैपिड रेल प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। दरअसल नवरात्र में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं।
तो वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में एक्टिव हो चुकी है, जहां 7 दिन में सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 बड़े प्रोग्राम पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेंगे और पश्चिमी यूपी से भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने की तैयारी में है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम बड़े कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को भी सौंपी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, पश्चिमी यूपी पर भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस है और अगले 7 दिनों में योगी के 3 बड़े प्रोग्राम पश्चिमी यूपी में देखने को मिलेंगे। पश्चिमी यूपी के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या साधने की कोशिश कर रही है? प्रवीण, देखिए, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो लगातार बीजेपी का इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में दबदबा रहा है शुरू से ही। यहाँ बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इतना बता देते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार जो दौरे चल रहे हैं, चाहे बात करें योगी आदित्यनाथ की, बात करें जेपी नड्डा की, या बात करें अन्य जो नेता जो केंद्र से जुड़े हुए नेता हैं, तो लगातार जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिख रही है। और जिस तरीके से चुनाव को लेकर जो एक सरगर्मी का माहौल बना हुआ है, ये भी खासा देखने वाला लगा है, क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपना कहीं ना कहीं पूरा दमखम दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बीजेपी है कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन के ऊपर। जी ठीक है, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में जुट गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने भी पूरा जोर लगा दिया है। बसपा इस चुनाव में सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है, जिसमें से पार्टी 60 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि सभी विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बसपा को उम्मीद है कि अगर चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं हासिल कर पाती है, तो ऐसे में बसपा किंग मेकर बन सकती है। पिछले चुनाव में विधायकों के बागी होने के बाद बसपा ने इस बार उम्मीदवारों का चयन ये ध्यान में रखते हुए किया है कि सभी बसपा चीफ मायावती और पार्टी के प्रति वफादार हों। बरेली जिले में शोहदों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला, जहां एक छात्रा को छेड़खानी का विरोध करना महंगा पड़ गया। शोहदों ने छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया और ट्रेन से छात्रा का एक हाथ और दोनों पैर कट गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया है। कई हड्डी टूट जाने की वजह से छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है और मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को छात्रा कोचिंग गई थी, जिसके बाद रेलवे क्रॉसिंग के पास वो गंभीर हालत में मिली। उसका एक हाथ और दोनों पैर कटे हुए थे। परिजनों के मुताबिक छात्रा ने बताया कि शोहदों ने ही उसे ट्रेन के आगे फेंककर जान से मारने की कोशिश की थी। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका स्वयं संज्ञान लिया है। मेरे और एसएसपी साहब, एसडीएम, एडिशनल एसपी एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा हॉस्पिटल का प्रबंध किया गया है। अभी तक अभियुक्त और उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया है और सरकार की तरफ से, और मैं भी आपको एश्योर करवाता हूं, हमारे साथ एसएसपी साहब भी हैं, कि अभियुक्त का जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि बच्ची का सवाल है, प्रिया कश्यप नाम है, एज लगभग 16-17 साल है, तो अभी ये भास्कर हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड है। मैं और एसएसपी साहब मिले हैं। कंडीशन डॉक्टर द्वारा सही नहीं बताई गई है, की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है आके और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। छात्रा के परिजनों ने क्या बताया? परिजनों ने जो बात बताई है, जो तहरीर दी है, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये लड़का लड़की से बात करने की कोशिश करता था और ये बात उसके पिताजी को भी बताई गई थी, पर उन्होंने भी इसका संज्ञान नहीं लिया और जिसके कारण वो लड़की को परेशान करता रहा। और उनका आरोप ये है कि उनके द्वारा लड़की को ट्रैक पे ढकेला गया।
भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 का आगाज जीत के साथ शानदार अंदाज में किया है। वहीं आज भारत और अफगानिस्तान के बीच कांटे का मुकाबला होना है। दोपहर 2 बजे राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होगा। इस मैच में सबकी नजरें कोहली और राशिद पर रहेंगी। बता दें कि भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जिसमें 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि अफगानिस्तानी टीम पहली बार भारत के खिलाफ उसी के घर में कोई वनडे मुकाबला खेलेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 3 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबलों में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, जबकि एक मैच टाई रहा। ये दोनों टीमों के बीच चौथा वनडे मुकाबला होगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर न सिर्फ फैंस बल्कि फिल्मी सितारे समेत तमाम राजनीतिक दिग्गज उन्हें अलग अलग तरीकों से शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं बिग बी के जन्मदिन पर प्रयागराज की चित्र कलाकार पूनम ने इस बार अलग ही तरीके से बिग बी का जन्मदिन मनाया, जहां उन्होंने अपनी पेंटिंग को लोगों को भेंट स्वरूप देने की सोच के साथ साथ भगवान से बिग बी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी की है। हर जगह जाए और मैं बिग बी से इतना बहुत लगाव है मेरा बिग बी से, और मैं उन्हें अनंत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो हमेशा खुश रहें, दीर्घायु रहें और हमेशा अपनी इसी तरह से काम करते रहें, कभी उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और उनका जो व्यवहार है ना, जैसे आप कभी भी अगर मिले हो ना, अगर 10 साल पहले भी मिले होंगे और 10 साल के बाद अगर मिलने जाएंगे ना, तो वो आपको पहचान लेंगे। मैं जब 2011 में मिली थी तो उसके बाद मैं 2018 में मिली। वो जैसे ही मेरे सामने आए तो उन्होंने एक शब्द मुझे बस यही कहा कि इतने दिन कहाँ थे आप। मैंने उन्हें मधुशाला की कैटलॉग दी थी 2011 में और वो बहुत खुश थे। उन्होंने ये कहा कि बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत बार KBC में भी गई और कभी भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि मैं आज बिजी हूँ या नहीं मिल पाऊँगा। आतंकी संगठन हमास के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने के बाद कुछ भारतीय भी इजराइल में फंसे हुए हैं, जिनमें से यूपी के अमरोहा के रहने वाले सरदार सुरेंद्र सिंह के बेटी और दामाद भी इजराइल में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार चिंता में डूबा हुआ है और अपनी बेटी और दामाद की कुशलता जानने के लिए लगातार टीवी और अखबारों का सहारा भी ले रहा है। जहां सरदार सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें मोदी सरकार पर पूरा भरोसा है और उनकी बेटी और दामाद भी मोदी सरकार पर पूरा भरोसा रखते हैं। वो और उनके परिवार मोदी सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, सभी को जल्द से जल्द भारत में सुरक्षित बुलाया जाए। मेरी बेटी और दामाद और बेटी है, 3 मेंबर है परिवार के और पिछले 3 साल से वहीं पर रह रहे हैं। आज ही बात हुई थी बेटी से, दामाद से भी आज बात हुई थी। तो वहाँ की क्या स्थिति बता रही? स्थिति तो वहाँ तनावपूर्ण है, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, लेकिन चिंता तो हमें होती है जी और फिक्र भी रहती है। उम्मीद करेंगे कि जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वहाँ से नागरिक निकाले थे और जैसा आज टीवी पे हम देख रहे थे कि मोदी जी की और नेतन्याहू जी की बातचीत हुई है आपस में, जल्दी ही वो भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकालने का काम करेंगे, ऐसा हमें। खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर रोड पर एक युवक ने महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV के माध्यम से मामले के खुलासा करने की लगातार कोशिश कर रही है और मामले की जांच में भी जुट गई है। लौट रही थी, लगभग 55-56 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने ये बताया कि 1-2 बजे के बीच में ये कुछ व्यक्ति इनसे मिले और इनको किसी तरीके से मोह कर दिया कि ये समझ नहीं पाए कि किस प्रकार से आधे पौन घंटा वो उनसे बातचीत करते रहे। फिर उनसे अपना कान के कुंडल आदि इन्होंने उतरवा के कह दिया कि अभी मत खोलिएगा, अन्यथा आपके साथ कोई गलत घटना घटित हो जाएगी। इसके बाद उनके जाने के उपरांत जब महिला के द्वारा वो कागज़ का टुकड़ा खोला गया तो उसमें उनके जेवरात नहीं मिले, तब उनके द्वारा सूचना दी गई। इस लिखित सूचना के ऊपर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें टीम्स लगाकर सर्विलांस और SOG को टास्क कर दिया है, जिसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करके शीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।